नमस्कार। डेफोडिल की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुखदेव फिलेरी। हम लोग पढ़ रहे थे भारत का भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत हम लोगों ने हिमालय पर्वत और उत्तरी विशाल मैदान के बारे में पढ़ लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रायद्वीप का पठार, यानी कि भारत का नंबर 3 जो भौतिक प्रदेश है उसका नाम है प्रायद्वीप का पठार। हम लोग जो भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं इनमें हिमालय पर्वत, उत्तरी विशाल मैदान और प्रायद्वीप का पठार, ये तीनों के तीनों भौतिक प्रदेश जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है और पठार जो है वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट माना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्पत्ति के बारे में कि प्रायद्वीपीय जो पठार है इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। उत्पत्ति के बारे में हम अगर बात करें तो हम लोगों ने भौतिक विभाजन शुरुआत किया था तो उस टाइम पे पढ़ा था कि भारत का ये जो भौतिक प्रदेश है यानी कि प्रायद्वीपीय जो भाग है या इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय जो भारत है ये कभी गोंडवाना लैंड का ही भाग होता था, यानी कि ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही एक भाग रहा है। प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग रहा है और यह जो भाग है फिर गोंडवाना लैंड से अलग होकर के और जब भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बही तो उसका ये प्रमुख भाग था। तो यानी कि ये जो प्रायद्वीप का पठार है वो प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। इस दृष्टि से अगर हम बात करें तो यह भारत का सबसे पुराना या सबसे प्राचीन भू आकृतिक या भौतिक प्रदेश है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारा। ये पीछे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का निम्न में से सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है उसका नाम है प्रायद्वीप का पठार। अब प्रायद्वीप के पठार का ही भाग आगे अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, महादेव की पहाड़ियां हैं या दक्कन का पठार है, ये सारे इसी के भाग हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीप का पठार। इसके बाद में भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश या सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश भी कौन सा है, प्रायद्वीप का पठार है। ये प्रश्न भी बहुत बार आया है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन सा है। इस भौतिक प्रदेश यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का कुल जो क्षेत्रफल है वो है लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर। इस दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है या सबसे बड़ा भू आकृतिक विभाग है वो है आपका प्रायद्वीप का पठार, जिसका विस्तार लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसकी अगर हम लोग ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई जो है वो है 600 से 900 मीटर। औसत ऊंचाई जो प्रायद्वीपीय पठार की है वो है 600 से 900 मीटर और यह है भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। यह जो प्रायद्वीपीय पठार है इसकी अगर हम ढालों की बात करें कि इसका ढाल किस प्रकार से है तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका जो उत्तरी भाग है इसका तो ढाल है उत्तर की ओर, इस प्रकार से उत्तर की ओर, और इसका जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जो भाग है इसका ढाल है इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसके उत्तरी भाग का ढाल उत्तर की ओर है, इसलिए चंबल है, सोन है, केन, बेतवा, सिंध, ये जो नदियां हैं वो उत्तर की ओर बहती है। फिर इसका जो उत्तरी पूर्वी और पूर्वी दक्षिणी जो भाग है इसका ढाल पूर्व की ओर है, इसलिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दामोदर, ये सारी नदियां जो है वो पूर्व की ओर बहती है। तो मुख्यतः जो इसका ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर हम लोग मानते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर मानते हैं। उत्तरी भाग का जो ढाल है वो केवल है वो आपका उत्तर की ओर है। अब इसमें जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पश्चिमी भाग है जो कि पश्चिमी यानी कि जो नदियां हैं अरावली के पश्चिम में जैसे राजस्थान का अपोहा तंत्र है और
जो इसका पूर्वी अपवाद तंत्र उसके बीच में एक जल विभाजक का काम करता है, यानी कि इसके पश्चिम में जो नदियां हैं वो इस प्रकार से बह जाती है और इसके पूर्व में जो जल है वो इस प्रकार से बहता है। तो अरावली यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है जो जल विभाजक का काम करता है। और ये जो जल विभाजक रेखा है वो अरावली से लेकर के इस प्रकार से, और ये जो यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार का ये वाला जो भाग है वो है आपका पश्चिमी घाट। तो अरावली और पश्चिमी घाट जो श्रेणियां हैं वो पूरा का पूरा एक जल विभाजक का काम करती है। ये जो पश्चिमी घाट है ये भी इसका जल विभाजक है। पश्चिमी घाट से जो नदियां निकलती हैं वो इसके इस साइड से जो नदियां निकलती है वो इस प्रकार से पूर्व की ओर बह जाती है, और पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग से जो नदियां निकलती हैं वो नदियां पश्चिम की ओर चली जाती है। तो पश्चिमी घाट भी प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। ये भी क्या करता है, एक जल विभाजक का काम करता है। तो ये एक जल विभाजक रेखा बनती है इस प्रकार से। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में अरावली से लेकर के और दक्षिण में कन्याकुमारी तक एक लंबी जल विभाजक रेखा है जो इस प्रायद्वीपीय पठार के जल को पश्चिमी और पूर्वी दो शाखाओं में या दो भागों में बांट देती है। तो इस प्रकार की ये जो चीजें हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में प्रायद्वीप का जो पठार है इसकी बनावट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मुख्यतः जो चट्टानें पाई जाती है वो प्राचीन बेसाल्ट चट्टानें, प्राचीन बेसाल्ट या हम यूं कहें कि लावा की चट्टानें या आग्नेय चट्टानें और रूपांतरित या कायांतरित, मुख्यतः आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें पाई जाती है। लेकिन लगातार अपक्षय और अपर्दन की क्रियाओं के कारण इन जो चट्टानों है इनका अपर्दन और अपक्षय होने के कारण यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में औषधि चट्टानें भी पाई जाती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि मुख्यतः यहाँ पर आग्नेय रूपांतरित चट्टानें पाई जाती है, क्योंकि ये पठारी भाग है और पठार है तो इसका मतलब ये मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से बना है। और आग्नेय और इन चट्टानों के रूप परिवर्तन से कहीं कहीं यहाँ पर रूपांतरित चट्टानें पाई जाती है। लंबे समय तक ये प्राचीन भाग होने के कारण यहाँ पे अनाच्छादन की क्रिया यानी कि अपर्दन और अपक्षय होने के कारण इस क्षेत्र में कहीं कहीं जो है वो औषधि या जो आपकी परतदार चट्टानें भी पाई जाती है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये जो प्रायद्वीप का पठार है इस प्रकार से उत्पत्ति गोंडवाना लेन का भाग रहा है, यानी कि ये जो है वो गोंडवाना लेन के टूटने से बना था। यह भारत का सबसे प्राचीन भूआकृतिक या भौतिक विभाग है। यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई जो औसतन है वो 600 से 900 मीटर है। इसका ढाल मुख्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर है, लेकिन इसके उत्तरी भाग का ढाल जो है वो उत्तर की ओर है। यहाँ प्राचीन आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें है वो मुख्यतः पाई जाती है। अब हम लोग जो बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय जो पठार है इसको हम लोग जो पढ़ते हैं अध्ययन की दृष्टि से हम अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग 3 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वो कौन कौन से 3 भाग हैं और फिर हम लोग उन 3 भागों के आगे जो है वो आगे विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें कि इसके वो कौन से विभाग है या कौन से 3 मुख्य भाग है, तो उनकी हम बात करेंगे। यहाँ पर अध्ययन की दृष्टि से हम इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले इसका जो उत्तरी भाग है यानी कि विंध्याचल, सतपुड़ा और महादेव की पहाड़ियों तक, यहां तक का ये जो भाग है इस प्रकार से, और ये पूरा भाग, इसे हम लोग बोलते हैं 1 नंबर, यानी कि इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार का मध्यवर्ती उच्च भूमि। हालांकि ये प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है, लेकिन ये भारत के संदर्भ में बीच में पड़ता है, इसलिए इसे हम कहते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि। अब मध्यवर्ती जो उच्च भूमि है इसके अंतर्गत कुछ पठार और कुछ पर्वत पड़ते हैं। जैसे विंध्याचल पर्वतों की बात हम करें, सतपुड़ा, महादेव और अरावली, ये तो कुछ पहाड़ियां पड़ती है या कुछ पर्वत यहां पर पड़ते हैं। अगर हम बात करें
कि मध्यवर्ती उच्च भूमि में कुछ प्रमुख पर्वतों की बात करें तो अरावली है, अरावली के नीचे विंध्याचल है, फिर सतपुड़ा, फिर महादेव की पहाड़ियां। अगर हम यहाँ पर पठारों की बात करें कि मुख्यतः कौन कौन से पठार मध्यवर्ती उच्च भूमि में पाए जाते हैं, तो उसमें है मालवा का पठार या हाड़ौती, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ये कुछ पठार है जो मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत पड़ते हैं, हालांकि छोटा नागपुर पठार इसके पूर्वी भाग में पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा, महादेव, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार। इनके अंतर्गत कुछ और जैसे छोटी पहाड़ियां पड़ती हैं उनके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये तो है मध्यवर्ती उच्च भाग, यानी कि इसका पहला भाग जो हम लोग अध्ययन की दृष्टि से बांटते हैं वो है मध्यवर्ती उच्च भूमि। इसके बाद में इसका जो दक्षिणी भाग है, 2 नंबर भौतिक प्रदेश जो है, इसे हम बोलते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। अब ये जो दक्कन का पठार है, इस दक्कन के पठार को भी जैसे हम लोग बात करें, यहां पर भी कुछ मुख्यतः पठार और पर्वत या पहाड़ियां पाई जाती है। जैसे यहां पर हम लोग पठारों की बात करें कि दक्कन के पठार के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य पठार और पहाड़ियां शामिल है या पर्वत शामिल है, तो इसके अंतर्गत पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री, इसमें फिर नीलगिरी की पहाड़ियां आ जाएगी, अन्नामलाई है, पालनी की पहाड़ियां हैं, वो सारा शामिल हो जाएगा। पूर्वी घाट मुख्यतः पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के अंतर्गत, पूर्वी घाट में जैसे वो महेंद्रगिरी है, नल्लामलाई है या अरमाकोंडा की पहाड़ियां हैं, इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर मुख्य पठारों की बात करें कि दक्कन के पठार में कौन कौन से पठार जो है वो पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं मैसूर का पठार, यानी कि कर्नाटक में पड़ता है मैसूर पठार, तेलंगाना का पठार, महाराष्ट्र में जैसे मराठवाड़ा का पठार, तमिलनाडु उच्च भूमि, तमिलनाडु उच्च भूमि। इस प्रकार से हम लोग जो है दक्कन के पठार को हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। पश्चिमी घाट में अलग अलग पहाड़ियां, पर्वत हम लोग पढ़ेंगे। पठार में मैसूर का पठार, तेलंगाना का पठार, मराठवाड़ा और तमिलनाडु का उच्च भूमि जो है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसका तीसरा भाग। नंबर 3 जो है वो है आपका, इसे बोलते हैं मेघालय का पठार या शिलोंग पठार। मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार जो है वो है नंबर 3। इसको तीसरा जो भाग हम लोग अध्ययन की दृष्टि से करते हैं उसका नाम है मेघालय या शिलोंग का पठार। अब यहां पर भी कुछ पहाड़ियां पड़ती हैं, यानी कि इसको जैसे गारो, खासी और जयंतियां। गारो, खासी और जयंतियां की पहाड़ियां जो है वो किसका भाग है? वो भाग है आपका मेघालय के पठार का, यानी कि इसे शिलोंग का पठार भी कहते हैं। मेघालय की सर्वोच्च चोटी है शिलोंग। तो इस प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार जो है इसे हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। नंबर 1 मध्यवर्ती उच्च भूमि। मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा की पहाड़ियां पड़ते हैं। मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर के पठार पड़ते हैं। इसके बाद में नंबर 2 दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के अंतर्गत हम लोग पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को पढ़ते हैं। हम लोग मैसूर, तेलंगाना, मराठवाड़ा और तमिलनाडु उच्च भूमि के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार। शिलोंग जो मेघालय का पठार है ये मेघालय में पड़ता है मुख्यतः। यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां पड़ती है जो इसी का भाग है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था जब हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट हिल्स की थी, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां, उस टाइम पे मैंने बताया था कि गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां किसका भाग रही है। ये क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत ही
हम लोग नॉर्मली इसको गलत करते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियां तो हिमालय का भाग है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। गारो खासी और जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं ये वास्तव में छोटा नागपुर के पठार जो है, या हम यूं कहें कि प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो भाग है मेघालय का पठार, ये कभी इससे जुड़ा हुआ था, इससे यानी कि प्रायद्वीपीय पठार से जुड़ा हुआ था। बाद में किसी आंतरिक भूगर्भिक हलचल के कारण क्या हुआ कि ये जो भाग है वो टूट करके अलग हो गया, और इसके अलग होने से क्या हुआ, यहां पर एक नीचा एक बेसिन बन गया, नीचा भाग बन गया या बेसिन बन गया या एक द्रोणी बन गई, जिसे हम कहते हैं मालदा ब्रंस या मालदा गैप। अब ये कहां बन गया, बंगाल और बांग्लादेश में। अब ये नीचा भाग बना आंतरिक हलचल के कारण, माना जाता है कि कुछ ऐसी हलचल हुई, ये भाग ऊपर उठा, ये भाग यहां पर नीचे दसक गया। तो इसके नीचे दसकने से क्या हुआ कि वो मेघालय का या शिलोंग का जो पठार था वो प्रायद्वीपीय पठार से टूट करके अलग हो गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिलोंग का पठार जो है वो किसका भाग रहा है, तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग रहा है। मेघालय का पठार किसका भाग रहा है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग रहा है। गारो खासी और जयंतिया किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इसको अलग करने वाले भ्रंश का क्या नाम है, मालदा का भ्रंश। और फिर क्या हुआ कि ये जो मालदा भ्रंश या गैप बना, यहां से नदियां बहनी शुरू हो गई, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो इस क्षेत्र से होकर के बहनी शुरू हो गई। और इन नदियों ने क्या किया कि इस क्षेत्र से बहने के कारण जो है इस क्षेत्र में लगातार अवसादों का जमाव करके और यहाँ पर मैदान का निर्माण है वो कर दिया। और आज यहाँ पे बंगाल और बांग्लादेश में एक उपजाऊ मैदान है वो पाया जाता है, बांग्लादेश और गंगा नदी का मैदान। तो इस प्रकार से जो है वो हम लोग प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ते हैं, तो इसके बीच में एक मालदा नामक भ्रंश का भी जिक्र आता है। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति, ये किसका भाग रहा है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग अध्ययन करने के लिए कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। अब हम लोग यहाँ पर इन सभी ये जो भौतिक प्रदेश है इनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि की, यानी कि नंबर 1 जो इसका भाग हम लोगों ने बांटा है वो है मध्यवर्ती उच्च भूमि। अब मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। पहले पहाड़ियां, पठार जो है इनको हम लोग पढ़ेंगे। मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत जो है सबसे पहले जो ये जो भाग है इसका नाम है अरावली। अरावली की पहाड़ियां मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत, यानी कि हम यूं कहें कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पश्चिमी भाग है। ये पूछा गया क्वेश्चन कि अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में पड़ती है, तो अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में पड़ती है। इसकी पहली विशेषता है उत्तर पश्चिमी भाग में, या हम यूं कहें कि प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पश्चिमी विस्तार है अरावली। अरावली कितने राज्यों में विस्तृत है, तो अरावली का जो विस्तार है वो 4 राज्यों में है। अरावली गुजरात से लेकर के गुजरात, राजस्थान, इसके बाद में दिल्ली और हरियाणा, ये दिल्ली तक विस्तृत है, गुजरात से दिल्ली तक। तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हो गया, इसमें इसका विस्तार है अरावली का। अरावली जो है इसकी विशेषता पूछी जाती है कि इसका निर्माण कब हुआ। मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली का जो निर्माण है वो हुआ था। जैसे हम लोग हिमालय पढ़ते हैं तो हिमालय का निर्माण कब हुआ था, ट्रसरी युग में। ट्रसरी युग में हिमालय बना था। और अरावली कब बना, प्री कैम्ब्रियन युग में। यानी कि इसका मतलब यह है कि अरावली जो है वो एक प्राचीन वलित पर्वत है। अरावली क्या है, एक प्राचीन वलित पर्वत है।
ये इसकी विशेषता है। और हिमालय क्या विशेषता है? हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। ये क्वेश्चन भी जो है फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था कि अरावली किस प्रकार का पर्वत है। अरावली एक अवशिष्ट वलित पर्वत का उदाहरण है। अरावली की जो पर्वत है, या अरावली अब तो पर्वत हम नहीं कह सकते क्योंकि इसकी ऊंचाई 930 मीटर है, हम अरावली की पहाड़ियां पढ़ते हैं। अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है इसका नाम है गुरु शिखर। अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम है गुरु शिखर। और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। गुरु शिखर जो चोटी है ये 1722 मीटर ऊंची अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। ये जो चोटी है ये उत्तर में हिमालय से लेकर के और दक्षिण में नीलगिरी तक, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नीलगिरी तक, क्योंकि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, और दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। इसके दक्षिण में पड़ती है अन्नाईमुड़ी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोदा बेटा से लेकर के और हिमालय की तो ऊंची चोटियां बहुत है, तो हिमालय से लेकर के और नीलगिरी के बीच सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। या हम यूं कह सकते हैं कि यह मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी है। अरावली में स्थित गुरु शिखर मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह हिमालय और नीलगिरी के बीच सर्वोच्च चोटी है। ये भी क्या है हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। यानी कि अरावली में केवल हम यहां पर उन्हीं बातों के बारे में डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब 5-7 एक जो फैक्ट है। हालांकि अरावली के बारे में डिटेल से हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ये जो अरावली के बारे में आपको डिटेल से जो पढ़ना है तो उसके लिए आपको राजस्थान ज्योग्राफी में जो है वो अरावली स्पेशल टॉपिक पढ़ना पड़ेगा बीएलसी की क्लास में। यहाँ पर हम लोग केवल भारत के संदर्भ में अरावली की क्या स्थिति है और भारत के संदर्भ में अरावली से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वही बात करते हैं। यानी कि भारतीय भूगोल में या इंडिया ज्योग्राफी में अरावली से संबंधित ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे आगे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब अरावली का भौतिक विभाजन, उत्तरी भाग, मध्य भाग, इसका दक्षिणी भाग, इसकी ऊंची और चोटियां, ये जो चीजें हैं वो आप लोग राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ोगे क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी में इसकी डिटेल पूछी जाती है। इंडिया ज्योग्राफी में इसकी इससे ज्यादा डिटेल नहीं पूछी जाएगी, इसलिए मैं केवल यहां तक ही इसके बारे में आपको बताऊंगा कि अरावली जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पश्चिम विस्तार है, यानी कि इसके उत्तर पश्चिम भाग में पड़ती है। अरावली 4 राज्यों में यानी कि 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विस्तृत है। अरावली प्री कैम्ब्रियन युग में बना एक प्राचीन वलित पर्वत है। इसका समकालीन पर्वत है अपलेशियन, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि उत्तर अमेरिका के पूर्वी भाग में पड़ता है, और यूरोप में इसका एक समकालीन पर्वत है एपिनीज। अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है, ये इसकी विशेषता है। जैसे पिछली बार रीट में पूछा गया था सतपुड़ा किस प्रकार का पर्वत है, सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। इसी प्रकार से अरावली की क्या विशेषता है, अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ था। मैं ये चीजें बार बार बता रहा हूं क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में तुलनात्मक रूप से आती है। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो सिरोही में पड़ती है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और यह मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। या एक बार प्रश्न पूछा गया था कि हिमालय से नीलगिरी के बीच में सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो वो भी क्या है, गुरु शिखर है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो कि अरावली से संबंधित है, यहां पर हमें पढ़नी जरूरी है। तो ये हो गया अरावली, यानी कि मध्यवर्ती उच्च भूमि है उसका पहला भाग जो है वो है आपका क्या, अरावली। इसके बाद में दूसरा जो भाग हम लोग पढ़ते हैं, ये तो इसकी विशेषताओं की बात होगी। दूसरा जो भाग है अरावली के बाद में वो है हमारा मालवा का पठार हम लोग पढ़ते हैं।
इसका नाम है मालवा का पठार। अरावली के दक्षिण में एक पठार है जिसका नाम है मालवा का पठार। मालवा का जो पठार है, अब ये भी प्रश्न पूछा गया था कि मालवा का पठार किसका भाग है, तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, सीधी सी बात है। मालवा का पठार कहां पड़ता है, तो अरावली के दक्षिण में पड़ता है, क्योंकि और ऊपर तक रह गई अरावली। एक बार इनका क्रम भी पूछा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे उत्तर में है अरावली, या और उत्तर में जाए तो हिमालय। इस प्रकार से क्रम पूछा गया है एक बार। हिमालय के दक्षिण में अरावली, अरावली के बाद में मालवा, फिर विंध्याचल, फिर सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर सह्याद्री, सह्याद्री का भाग आ जाएगा नीलगिरी, फिर अन्नामलाई। इस प्रकार से इनका क्रम पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण का क्रम। जो एग्जाम में पूछा गया था वो इनका क्रम पूछा गया था कि इनको उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में लगाएं। तो ये अरावली के बाद में मालवा का पठार, फिर विंध्याचल पर्वत। ये राजस्थान के संदर्भ में शायद क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको भारत के संदर्भ की बात हो या राजस्थान के संदर्भ की बात हो, हमें ध्यान में रखनी, सबसे उत्तर में हिमालय पड़ता है, हिमालय के बाद में अरावली आता है, अरावली के बाद में मालवा का पठार आता है, फिर विंध्याचल पर्वत आएगा, फिर सतपुड़ा पर्वत आएगा, फिर महादेव पर्वत आएगा, फिर सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट आ जाएगा, यानी कि पश्चिमी घाट भी कह सकते हैं हम लोग। पश्चिमी घाट में ही फिर नीलगिरी की पहाड़ियां आ जाएगी, फिर अन्नामलाई की पहाड़ियां आ जाएगी, और नीचे जाएंगे तो पालनी पहाड़ियां आ जाएगी। इस प्रकार से जो है वो इनका उत्तर से दक्षिण का या दक्षिण से उत्तर का क्रम पूछा जा सकता है, और पूछा भी जा चुका है। पिछले साल ही एक पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि इन तीनों के उत्तर दक्षिण के सही क्रम बताएं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि अरावली के दक्षिण में पड़ता है मालवा का पठार। मालवा का जो पठार है, यह पठार लावा निर्मित बेसाल्ट की चट्टानों से बना है। बेसाल्ट चट्टानों से बना है, यानी कि हम यूं कहें कि आग्नेय चट्टानों से बना है। इसका विस्तार जो है वो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में। मध्य प्रदेश और राजस्थान दो राज्यों में ये विस्तृत है मालवा का पठार। राजस्थान में इसे हाड़ौती कहते हैं, यानी कि राजस्थान का भौतिक विभाजन करोगे तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं थार का पृष्ठतल, अरावली की पहाड़ियां, हाड़ौती का पठार और दक्षिणी पूर्वी मैदान। तो जो हाड़ौती का पठार है वो किसका भाग है, ये मालवा का पठार का यही भाग है। मालवा का पठार किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। तो इस प्रकार से क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का एक अंग है मालवा, मालवा का एक अंग है हाड़ौती। तो राजस्थान में इस मालवा के पठार को क्या कहते हैं, हाड़ौती कहते हैं स्थानीय रूप में। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पर बेसाल्ट की चट्टानें पड़ती है। बेसाल्ट की चट्टानें लावा निर्मित होती है, और ये चट्टानें जो है वो टूटती फूटती है, यानी कि अनाच्छादन की क्रिया अपक्षय और अपरदन से टूटने के कारण, अपक्षय और अपरदन से टूटने के कारण इन चट्टानों के टूटने से जो है वो काली मिट्टी का निर्माण होता है। यहां पर क्या पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती। तो मालवा के पठार की बेसाल्ट की चट्टानें जो है वो अपक्षय और अपरदन के कारण टूट फूट गई है, जिसके कारण यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। यह कपास के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसे कपास मिट्टी भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश और राजस्थान का दक्षिणी भाग, जैसे बूंदी कोटा, बारा और झालावाड़, ये जो क्षेत्र है वो काली मिट्टी का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे कपास का उत्पादन होता है, इसलिए इसे कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है।
ये जो मालवा का पठार है, यहां से होकर के चंबल और इसकी सहायक नदियां बहती है। चंबल, सिंध, केन, बेतवा जो नदियां हैं, चंबल और सहायक नदियां बहती है। अब चंबल और इसकी सहायक नदियां क्या करती है कि चंबल और इसकी सहायक नदियां मालवा के पठार में अवनली का अपर्दन करती है। अब ये भी ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन आया था, अवनली का अपर्दन। भारत की कौन सी नदी अपने अवनली का अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी में पूछा गया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि अवनली का अपर्दन जो है वो चंबल नदी करती है। अवनली का अपर्दन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चट्टानी भाग है, इस चट्टानी भाग में कोई नदी बहती है, तो वो नदी जो है वो इस प्रकार के अपर्दन करती है, इस प्रकार के कटाव कर देती है, यानी कि जमीन को ये झिकझिक आकृति बना देती है, उबड़ खाबड़ आकृति बना देती है, या हम यूं कहें कि उत्खात स्थलाकृति में बदल देती है। बेडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं इसको। उत्खात स्थलाकृति जो है उसका निर्माण करती है यहाँ पे चंबल नदी, क्योंकि अवनली का अपर्दन होता है और अवनली का अपर्दन के कारण उत्खात स्थलाकृति बनती है। तो चंबल नदी जो है वो भारत में उत्खात स्थलाकृतियों के लिए या जिग-जैग जो आकृति है उसके लिए जानी जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सर्वाधिक उत्खात स्थलाकृतियां किस नदी द्वारा बनाई जाती है? तो वो है चंबल नदी। भारत में सर्वाधिक अवनली का अपर्दन कौन सी नदी करती है? तो उसका नाम है चंबल नदी। और ये कहां करती है? तो मालवा के पठार में जो चंबल नदी है, इसने अवनली का अपर्दन करके यहाँ पे उत्खात स्थलाकृतियों या चंबल के बीहड़, ये सेम बात होती है, चंबल के बीहड़ों का निर्माण किया है। चंबल के बीहड़ों का निर्माण किया है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि चंबल नदी ने यहाँ पर अवनली का अपर्दन द्वारा बीहड़ों का निर्माण किया है। चंबल के जो बीहड़ हैं वो इस नदी द्वारा इस क्षेत्र में बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो है वो उत्खात स्थलाकृति है, झिग-जैग टोपोग्राफी जो है वो पाई जाती है। तो ये तो बात होगी मालवा के पठार की। मालवा का जो पठार है वो बेसाल्ट चट्टानों द्वारा निर्मित है। बेसाल्ट की चट्टानें लंबे समय तक अपर्दन और उपक्षय से प्रभावित रहने के कारण टूट फूट गई है, जिससे यहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी जो है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में कपास के उत्पादन के लिए जानी जाती है, इसलिए इसे कपास मृदा भी कहते हैं। यह जो पठार है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान दो राज्यों में विस्तृत है। राजस्थान में इसे हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो चंबल नदी है मालवा के पठार में, वो अवनली का अपर्दन करती है। तो यह जो नदी है वो अवनली का अपर्दन के लिए जानी जाती है। और अवनली का अपर्दन के कारण जो है वो इस प्रकार की स्थलाकृति बन जाती है, जिसे उत्खात स्थलाकृति या बीहड़ के नाम से जानते हैं। तो ये जो बीहड़ है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ये तो बात होगी मालवा के पठार की। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगला जो हमारा इसका जो मध्यवर्ती उच्च भूमि का जो भाग है वो है आपका मालवा के पठार के पूर्वी भाग में एक पठार पड़ता है। इस पठार का नाम है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार मालवा के पठार के पूर्वी भाग में एक पठार पड़ता है, इसे हम कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। अब जो बुंदेलखंड का पठार है इसका जो विस्तार है, यानी कि इसके हम विशेषताओं की बात करें तो इसका विस्तार है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार है। दोनों राज्यों के 7-7 जिलों में इसका विस्तार है। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि बुंदेलखंड का पठार किन राज्यों में विस्तृत है। देखो यहां पर बात हमें वही करनी है जो एग्जाम में पूछी जाती है कि किस प्रकार के प्रश्न यहां से आ सकते हैं। तो पूछा गया था कि बुंदेलखंड का पठार किन राज्यों में विस्तृत है।
किन राज्यों में विस्तृत है, तो उसमें आपको पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार। तो इसका जो उत्तर है वो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ साथ जिलों में इसका विस्तार है। बुंदेलखंड का पठार का, इस पठारी क्षेत्र में लाल मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, लाल मृदा जो है वो ज्यादा पाई जाती है। इस पठार की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है बहुरंगी बलुआ पत्थर की। यहां पे बहुरंगी बलुआ पत्थर पाया जाता है, सैंडस्टोन, मल्टीपल कलर का सैंडस्टोन यानी कि बहुरंगी बलुआ पत्थर यहाँ पे पाया जाता है, गुलाबी, लाल, इस प्रकार से। जैसे राजस्थान में आप लोग पढ़ोगे धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पे अलग अलग प्रकार का बलुआ पत्थर पाया जाता है। तो यह जो पठार है, सॉरी, जो बुंदेलखंड का जो पठार है, इस क्षेत्र में इस प्रकार के जो पत्थर है वो पाए जाते हैं। यहाँ पे लाल मिट्टी जो है वो पाई जाती है। ये जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का जो पठार है, यहाँ पर चंबल की सहायक नदियां जैसे केन है, बेतवा है, सिंध, इन नदियों ने उत्खात स्थलाकृतियां बनाई है। उत्खात स्थलाकृतियों का निर्माण है वो किया है। तो चंबल की सहायक नदियों ने इस क्षेत्र में यानी कि बुंदेलखंड के पठार में उत्खात स्थलाकृतियों का निर्माण किया है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान में रखना है कि जो हमारा बुंदेलखंड का पठार है उसका विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों में है, साथ साथ जिलों में है। यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है, बलुआ पत्थर पाया जाता है, और यहाँ पे चंबल की सहायक नदियों ने उत्खात स्थलाकृतियों का निर्माण किया है। जो स्थलाकृतियां हमने अभी पढ़ी थी मालवा के पठार में, इसी प्रकार की आकृतियां जो है वो बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती है। इसके बाद इसके पूर्वी भाग में एक और पठार पड़ता है, इसका नाम है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, ये जो बघेलखंड का पठार है ये बुंदेलखंड के पठार के पूर्व में पड़ता है और विंध्याचल पर्वत के उत्तर में पड़ता है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपको यूं भी पूछा जा सकता है कि बुंदेलखंड का पठार जो है मालवा के पठार के किस भाग में पड़ता है, तो यह मालवा के पठार के पूर्व में, मालवा के पूर्व में, और जो विंध्याचल पर्वत है उसके उत्तर में पड़ता है, विंध्याचल के उत्तर में है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना कि विंध्याचल पर्वत के उत्तर में और मालवा के पठार के पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है, और इसी बुंदेलखंड के पठार के पूर्व में जो है वो बघेलखंड का पठार पड़ता है। अब बघेलखंड का जो पठार है इसका विस्तार भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 5-5 जिलों में इसका विस्तार है। तो ये जो पठार है वो इसके पूर्व में पड़ता है और 5-5 जिलों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में विस्तृत है। बुंदेलखंड और बघेलखंड के जो पठार है, ये पठार जो है वो सूखा प्रभावित क्षेत्र भी है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के, क्योंकि कम वर्षा होने के कारण यहाँ पे सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, तो ये अकाल प्रभावित क्षेत्र भी कहलाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जिस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बुंदेलखंड का पठार किन राज्यों में पड़ता है, उसी प्रकार से यूं भी पूछा जा सकता है कि बघेलखंड का पठार जो है वो किन राज्यों में पड़ता है। तो बघेलखंड का जो पठार है वो भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में पड़ता है, और ये दोनों के दोनों जो पठार है वो सूखा प्रभाव से या सूखे से जो है वो ग्रस्त पठारी क्षेत्र है। तो ये तो हम लोगों ने जो है वो पढ़ा। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि प्रायद्वीपीय जो पठार है ये भारत का तीसरा भौतिक प्रदेश हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार की जो उत्पत्ति है वो गोंडवाना लैंड के कारण हुई थी। यह जो पठार है वो त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है। इसे हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, जैसे मध्यवर्ती उच्च भूमि दक्कन का पठार और मेघालय शिलोंग का पठार। हम लोग सबसे पहले मध्यवर्ती उच्च भूमि पढ़े। मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत नंबर 1 है अरावली की पहाड़ियां, जो कि इसका उत्तर पश्चिम विस्तार है। अरावली की पहाड़ियों का विस्तार गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है। दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियां हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है जो फैक्ट में बताना भूल गया। रायसीना की पहाड़ियां
रायसीना की जो पहाड़ियां हैं वो अरावली का ही भाग है, अरावली का ही विस्तार है, जहां पे राष्ट्रपति भवन बना है। दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन बना है वो रायसीना की पहाड़ियों पर बना है और यह अरावली का ही भाग है। तो अरावली जो पर्वत है वो गुजरात से दिल्ली तक विस्तृत है। यह विश्व का एक प्राचीनतम वलित पर्वत है और ये एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में पाया जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जो मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मालवा का पठार। मालवा का पठार राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में विस्तृत है। राजस्थान में इसे हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बेसाल्ट निर्मित लावा की चट्टानें पाई जाती है जो अपक्षय और अपरदन के कारण टूट फूट करके वर्तमान में काली मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो गई है। यहाँ पर जो काली मिट्टी है वो कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मालवा के पठार से होकर के चंबल और इसकी सहायक नदियां गुजरती है जिन्होंने अवनदी का अपरदन करके यहाँ पे बीहड़ या उत्खात स्थलाकृतियों का निर्माण किया है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड का पठार पड़ता है। यह भी चंबल नदियों द्वारा बीहड़ भूमि के लिए जाना जाता है जहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दो राज्यों में विस्तृत है। इसके पूर्व में बघेलखंड का पठार है। यह भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विस्तृत है। ये दोनों पठारी क्षेत्र हैं वो सूखे से ग्रस्त है। तो ये तो था आपका हमारा आज का टॉपिक प्रायद्वीपीय पठार। आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों ने डैफोडिल ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। धन्यवाद।